गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर बीपीएससी, यूपीएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। उन सब में हिस्ट्री का क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग कुछ उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है ना। भारत का जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित किया गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। क्या था कैबिनेट मिशन प्लान? तो ब्रिटेन से 3 लोगों को भेजा गया था। ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे वो 3 लोग। उन 3 लोगों को भारत में भेजा गया था। उन तीनों का जो आयोग था उसको कैबिनेट मिशन कहा गया और उनको 1946 में भेजा गया था किस काम के लिए, कि भारत में किस प्रकार से संविधान बनेगा, भारत को किस प्रकार से स्वतंत्र किया जाएगा, है ना, वो सारी योजना तैयार करने के लिए। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इंग्लैंड से, कभी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 लोग थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मिशन था जो 1946 में आया था, इसी ने सुझाव दिया था कि संविधान सभा का गठन कैसे करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? सभी लोगों को पता है आनंद मठ उपन्यास जो है आनंद मठ, उसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ जो पुस्तक है उसमें ही इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं। और आनंद मठ जो इन्होंने उपन्यास लिखा था, कभी कभी पूछा जाता है कि ये उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित था। तो एक विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था, इसका नाम था सन्यासी विद्रोह। तो नाम से जाहिर है कि किसने ये विद्रोह किया होगा, सन्यासियों ने किया था। ठीक है, ऋषि मुनियों ने किया था ये विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। इसी के बारे में इस पुस्तक में, आनंद मठ पुस्तक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन जो है वो प्रारंभ किए थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। क्या है, नाम से समझ जाइए, भूदान, जमीन को दान करना। भू मने धरा होता है, जमीन होती है धरती, तो भूदान आंदोलन चलाया गया था। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो ऐसा समीकरण बना हुआ था कि कुछ जो लोग थे उनके पास बहुत सारा ज़मीन था, यानी कि बहुत सारा 400 एकड़ 500 एकड़ बहुत सारी ज़मीन थी। कुछ ऐसे ज़मींदार थे और कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी ज़मीनों पे ही कार्य करते थे, वो भूमिहीन थे, मतलब उनके पास अपना खुद का कोई भी ज़मीन नहीं था। तो विनोबा भावे ने चलाया भूदान आंदोलन, माने जो भी अमीर लोग हैं वो लोग भूदान करें, थोड़ा थोड़ा, एक एक एकड़ एक एक कट्ठा, और वो गरीबों को बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग, जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले एक पार्टी बनी थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का हम लोग सब कुछ डिटेल में जानते हैं कि 1885 में ये पार्टी बना था, किसने बनाया, इसका स्वतंत्रता में क्या महत्व है। उसी प्रकार से मुसलमान जो लोग थे उन लोगों ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है, इस पार्टी को कब बनाया गया था? 1906 में। देखिए, एक ऑप्शन में ही बता रहा है कि 1906 में अपनी स्थापना किसमें, मतलब मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में हुई थी। ये आप लोग यहाँ से समझ गए। पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कौन किया था? तो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में है ढाका, वहीं हुआ था। ढाका के जो नवाब थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे, उनके भाई थे आगा खां। इन लोग ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया। मुस्लिम लीग शुरू में जब बना था 1906 में, तो ये अलग मुस्लिम राज्य की मांग नहीं करता था।
तो इसने कब किया, कब इसने अलग से मुस्लिम राज्य की मांग की, तो वो था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन से मुसलमानों ने यह मांग किया कि हम लोगों को क्या चाहिए, अलग से अब देश चाहिए। ठीक है, 1940 में आकर के, और 1947 में देश आज़ादी के समय आप लोग को पता ही है कि इनको अलग देश मिल गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। कौन व्यक्ति है और उनका उपनाम क्या है। देखिए बहुत ही इजी है, लगभग हर व्यक्ति जानता है। देखिए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक बोलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पूरा कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो ए का आंसर हो गया 3, अगर आपको एक भी मालूम है तो ए का 3 आप लोग देख लीजिए कि किस में, कौन ऑप्शन में है। ये वाला ऑप्शन है जिसमें ए में 3 है। फिर बी में 1, CF एंड्रूज, इनको कहा जाता है दीनबंधु। ये आप लोग को अगर नहीं मालूम था तो याद कर लीजिए कि दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के रहने वाले थे, तो उनको कहा जाता है पंजाब केसरी। ठीक है, राजा जी सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है, इसमें नहीं दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना, MA जिन्ना जो थे, नाम सब लोग सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना का। पाकिस्तान के निर्माण में उनका मुख्य हाथ जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का ही था। तो अपने प्रारंभिक जो राजनीतिक जीवन था उनका, शुरुआती राजनीति जीवन जो था उनका, उस समय वो क्या थे। तो पहला क्वेश्चन है, वो 2 राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर थे, यानी शुरू से ही वो चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का मतलब अलग अलग हो जाए, 2 राष्ट्र बन जाए, 2 देश बन जाए। दूसरा ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, यानी शुरू में वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान की संकल्पना के आविष्कारक थे, मैंने शुरू में ही वो चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए। और चौथा एक संप्रदायवादी थे। संप्रदायवादी मतलब होता है ऐसा आदमी जो कि अपने धर्म और जाति को दूसरे धर्म और जाति से ऊंचा समझता है, तो बोलते हैं संप्रदायवादी। तो देखिए आप लोग को अगर नहीं भी मालूम है तो भी ऑप्शन देखिएगा तो ये तीनों ऑप्शन सेम है, A, C और D, तीनों ऑप्शन लगभग सेम है। 2 देश 2 राष्ट्र बनाना चाहते थे, पाकिस्तान बनाना चाहते थे, संप्रदायवादी थे, माने अपने धर्म को ज़्यादा समझते थे। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो शुरू में जब उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी अपने युवा काल में, वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के समर्थक थे। ठीक है, बाद में जाके उनका मानसिकता पता नहीं क्यों चेंज हो गया और वो जो है 2 राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर हो गए, दूसरा देश मांगने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। यानी कि अंग्रेज जो है वो चाहते थे कि सारा स्कूल कॉलेज, जितना भी सरकारी स्कूल कॉलेज है, सब में इंग्लिश ही शिक्षा का माध्यम है ना, लोगों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाए, इंग्लिश मीडियम में। तो कब से ये शुरू हुआ, किस समय अंग्रेज़ों ने, कौन सा एक्ट आया जिसके तहत अंग्रेज़ों ने ये कोशिश की कि शिक्षा का माध्यम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, तो वो था मैकाले मिनट। मैकाले मिनट 1835। मैकाले मिनट मतलब लॉर्ड मैकाले, ठीक है, एक व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले, उनकी अध्यक्षता में अंग्रेज़ों ने एक समिति बनाई थी और मैकाले आयोग, और मैकाले आयोग ने ही ये प्रस्ताव दिया था कि शिक्षा का माध्यम इंग्लिश ही होना चाहिए। बाद में सरकार को समझ में आता है कि नहीं, जैसे इंग्लिश में मान लो कि कोई बच्चा है, वो घर में तो देहाती भाषा में बात करता है, अपने बंगाली या किसी भाषा में बात करता है, पर स्कूल जाता है तो इंग्लिश, तो बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाता है, वो बेसिक नॉलेज जो होता है मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, वो भी उसको नहीं हो पाता है भाषा के कारण। तो ये सोचा गया कि इंग्लिश जो है एक मतलब पहले कुछ क्लास तक बच्चे को उसकी लैंग्वेज में ही पढ़ने देना चाहिए, जब बच्चा थोड़ा पढ़ने लगे, समझने लगे, देन बाद में जो है इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। तो बाद में जब एजुकेशनल डिस्पैच आया 1854 में, सरकार ने फिर से एक एक्ट लाया, इसको वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, वुड्स डिस्पैच। इसको आप लोग याद रखिएगा, एजुकेशन के क्षेत्र में ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, वुड्स डिस्पैच।
ठीक है, 1854 में आया था। तो यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल डिस्पैच। तो इसमें सरकार ने ये माना कि शुरू का जो प्रारंभिक शिक्षा है 1 to 5 वो मातृभाषा में ही दिया जाएगा, जो भी भाषा हो, और बाद में इंग्लिश मीडियम लाया जाएगा। लेकिन यहाँ कहा गया है सिर्फ टोटल इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन में कहा गया है, तो वो था मैकाले मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई, है ना। किसने, इन चारों में से किसने भारत के पूर्वी तट का मतलब है जैसे इस साइड पूरब है ईस्ट, इस साइड है वेस्ट, तो इस साइड में कोई भी बस्ती नहीं बनाया। ठीक है, तो फ्रांसीसी जो हैं उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बस्ती जो थी वो थी पौंडीचेरी, और वो इसी साइड में है। ठीक है, पुर्तगालियों ने भी इधर बस्ती बनाया था, मसूलीपट्टनम वगैरह में। डच ने भी बस्ती बनाया था। ठीक है, किसने बस्ती नहीं बनाया था, तो था डेनिश। जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग पढ़ते हैं कि यूरोपियों का आगमन भारत में, तो हम लोग सबसे डिटेल्स में तो ब्रिटेन को पढ़ते ही हैं, क्योंकि उसी ने कब्जा किया हमारे ऊपर। पुर्तगालियों को भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। फ्रांसीसी भी पढ़ते हैं, डच, लेकिन डेनिश बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ना। डेनिश वो लोग थे जो डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क देश से आने वालों को डेनिश कहा गया। इनको हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसका रीज़न है क्योंकि इन लोगों ने भारत में किसी प्रकार की कोई बस्ती जो है पूर्वी तट पे नहीं बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। ठीक है, पहला टेलीग्राफ लाइन, देखिए क्वेश्चन में आपको एक आंसर दे रहा है कि कहाँ खोला गया, तो कलकत्ता से आगरा। ठीक है, कलकत्ता से आगरा चलाया गया था पहला टेलीग्राफ लाइन, और वो कब खोला गया, तो देखिए बहुत सारा इस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ था देश में, जैसे पहला रेलवे लाइन, पहला टेलीग्राफ लाइन, पहला पोस्ट, पहला डाक, ये सब जो है 1853 में हुआ था। ठीक है, 1853 में, उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, और लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने इस तरह का भारत में जो डेवलपमेंट है वो किया था। तो पहला टेलीग्राफ लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे कलकत्ता टू आगरा चलाया गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कलकत्ता से आगरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किया। अभी जस्ट बताया आप लोग को, इसका आंसर आप ही लोग दीजिए 10 नंबर का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया, है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार झंडा फहराया गया था, वो अधिवेशन था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। ठीक है, 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था बाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, 1929 में। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या मांग की थी, पूर्ण स्वराज। कांग्रेस ने मांग किया था पूर्ण स्वराज, अंग्रेजों से कहा था कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, माने पूरा स्वराज चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहली बार झंडा फहरा लाहौर कांग्रेस। कभी पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का नारा कहाँ दिया गया, तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। तो सारा डिटेल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। पहला भारतीय जो ब्रिटेन में जाके सांसद बने थे, वहाँ गए, इलेक्शन लड़े, जीते, सांसद बने, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहले भारतीय जो ब्रिटेन में सांसद बने थे दादा भाई नौरोजी। अभी हम लोग पीछे देखे भी कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, कब किया गया था पहले ये बताइए? 1905 में। ठीक है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन माने स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, स्वदेशी कपड़ा पहनो, स्वदेशी खाना खाओ, खादी पहनो, है ना। तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 में सरकार ने, अंग्रेज़ों ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक तरफ मुस्लिम बहुल बंगाल था और एक तरफ हिंदू बहुल बंगाल था। तो
तो बंगाल का 2 टुकड़ा हो गया था, इसको बोलते हैं बंग भंग। 1905 किसने किया था? कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाली विभाजन किया था। उसी के विरोध में जो हमारे नेता थे उन लोगों ने शुरू किया स्वदेशी आंदोलन, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करो, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो, ये हम में फूट डालता है, इसलिए इन लोगों का बहिष्कार करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? मैंने हंटर कमेटी कब बनाया गया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी, कब हुआ था सबको मालूम है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने हंटर कमेटी गठित की थी। हंटर कमेटी याद रखना है, हंटर कमेटी गठित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? इसका आंसर आप ही लोग दीजिएगा, अभी जस्ट हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा किसे माना जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन क्या होता है? लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटी। तो मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में ये सब कब से शुरू हुआ? एंशियंट इंडिया में तो ये चलता आ रहा था, पुराने ज़माने में पंच परमेश्वर हुआ करते थे। ठीक है, मगर मॉडर्न इंडिया में इसकी शुरुआत जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। लॉर्ड रिपन जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने ही भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? सती प्रथा को किसने हटाया? सती प्रथा को हटाने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब हटाया बताइए? 1829 में। सती प्रथा को हटाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। नियम 17 जो कानून था सती प्रथा एक्ट का, उसका था कानून नियम 17, उसके तहत नियम 17 ऑफ सती प्रथा एक्ट 1829 सती प्रथा को हटा दिया गया। सती प्रथा को हटाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो राजा राम मोहन राय का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया? तो ये जो कॉलेज था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इस कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी? इसकी स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने इस कॉलेज को बनाया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ताकि मुसलमानों को कुरान, हदीस, इसकी शिक्षा के अलावे, ये सब शिक्षा तो मदरसा इस सब में मिल ही रहा था, इसके अलावे उनको साइंस, ह्यूमैनिटी, मैथ्स, इसकी शिक्षा दी जा सके। ठीक है, इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया। ठीक है, ये कॉलेज, लेकिन बाद में 1920 में इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम दिया गया। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इस कॉलेज को बना दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? देखिए, सबसे पहले कुछ आंसर तो यहीं पे है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, और भारत में इसका क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। नारा लगाया गया साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन। लेकिन इसका बहिष्कार हुआ भारत में क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, और जो 7 के जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। तो 7 अंग्रेज ही था, इसीलिए भारतीयों ने इनका बहिष्कार किया। बहिष्कार के क्रम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज में हमारे एक नेता मारे गए, उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सर पे पुलिस ने डंडा मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किस आंदोलन के समय उन पर लाठीचार्ज किया गया था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार आंदोलन जो था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट।
ठीक है। एनी बेसेंट कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था तब इनको बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। राजस्व एकत्र करना माने टैक्स वसूल करने के लिए सरकार ने एक सिस्टम शुरू किया था, उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। इसका और भी नाम है जमींदारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त। इंग्लिश में एक ही नाम है, परमानेंट सेटलमेंट। देखते हैं, हिंदी पढ़ने वालों के लिए बड़ा टफ है, 3-3 4-4 नाम आपको याद करना है। इंग्लिश में एक ही नाम है, परमानेंट सेटलमेंट। तो किसने ये टैक्स का सिस्टम लाया था? उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब लाया गया था? तो लाया गया था 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये टैक्स का सिस्टम लाया था। इसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। इसमें यही होता था कि एक एक किसान से टैक्स लेने की बजाय सरकार क्या करती थी कि एक ज़मींदार नियुक्त कर देती थी कि ये ज़मींदार है और ये इस पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करके हमको ला के देगा। इसीलिए इसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाइसराय कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वाइसराय सिस्टम 1858 से शुरू हुआ था। उसके पहले इन लोगों को गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आप ही लोग दीजिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ये भी बताया जा चुका है कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन वही है जिसने संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह, इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है, ये सब हुआ था 1930 में। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये हुआ था 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जब आज़ादी मिल गई उसके बाद जब देश में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जब लोकसभा गठित हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो उनका नाम था जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जनक किसको माना जाता है? कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो थे A.O. ह्यूम ने। ठीक है, एक अंग्रेज आदमी था, याद रखना। कांग्रेस ने अंग्रेजों को देश से भगाया, लेकिन उसका गठन एक अंग्रेज ने ही किया था और उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कब किए थे? 1885 में। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस का गठन 1885 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? महात्मा गांधी को किससे प्रेरणा मिला था? जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और टैक्स नहीं पेमेंट करने का चलाया, तो महात्मा गांधी को प्रेरणा मिली थी हेनरी डेविड थारो की किताब से। ठीक है, हेनरी डेविड थारो की एक पुस्तक से जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, इसी पुस्तक से इनको प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? कौन गांधी जी से मिलने गया था दक्षिण अफ्रीका में? तो देखिए, तिलक, पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, इन चारों में से कभी आप लोग अगर सुने हैं कि किसका संबंध था गांधी जी से, कौन गांधी जी से संबंधित था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो यही मिलने गए थे उनसे क्योंकि ये गुरु थे उनके। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो हमारा संविधान सभा बना था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसके सलाहकार कौन थे? तो वो थे सर B.N. राव।
ठीक है, सर BN राव जो है सलाहकार थे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है। सरकार 1919 में एक कानून लेके आई थी, उसको भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। उसका एक और नाम है, उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये नाम इसलिए है क्योंकि उस समय भारत के वायसराय थे मॉन्टेग्यू। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सॉरी, चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय थे और लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे। तो इन लोग दोनों ने मिलकर के सुधार लाया था, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं है, ये मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा जनरल था, कौन सा सेनापति था जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ गया था। मदुरई कहाँ है? साउथ में है ना, साउथ में, तमिलनाडु में है मदुरई। और दिल्ली से कौन सेनापति है जो मदुरई तक पहुंच गया? तो वो था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। और ये दिल्ली से चल करके मदुरई तक, रामेश्वरम तक चला गया था। आप लोग रामेश्वरम का नाम सुने होंगे तमिलनाडु में। वहाँ पे जस्ट रामेश्वरम जो मंदिर है उसके बगल में एक मस्जिद बनाया हुआ है और वो इसी ने बनवाया था, मलिक काफूर ने। ये नीचे साउथ तक चला गया था, पहली बार कोई गया था तो वो यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? है ना, देखो कौन गवर्नर जनरल था जो ज़्यादा ये सब काम करता था, हड़प लो, सब चीज़ हड़प लो? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी सब चीज़ हड़पने में बहुत ही आगे थे, तो इन्हीं के काल में जो है पंजाब को भी ये हड़प लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? समाचार पत्र इंग्लिश में, न्यूज़पेपर, तो उसका नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की। है ना, JA हिकेश, हिक्की कहा जाता है, तो जेम्स अगस्टस हिक्की नाम था उनका। पहला इंग्लिश पेपर, तो कोई अंग्रेजी छापेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इजी क्वेश्चन है, सूरत में। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1930 में मनाया गया था पहली बार 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में। देखिए क्या लिखा है, गणतंत्र दिवस नहीं लिखा है। ऑप्शन में अगर आपको 1950 दे देता, 1950, और लिख देता स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस, तब तो आप 1950 मारते, लेकिन यहाँ लिखा है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, तो 1930 में मनाया गया था। ठीक है, उसी की याद में फिर हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया? आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। बताइए, मध्य रात्रि के समय जब संसार सो रहा है तो भारत स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है, यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन था 14 और 15 अगस्त की रात को। ये भाषण दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, अपने भाषण में ही उन्होंने ये बात कही थी कि इस समय जब पूरी दुनिया सो रही है रात के टाइम, तो भारत स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है। नेक्स्ट है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? यानी आंग्ल फ्रेंच माने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जब शत्रुता था तो दोनों 3 युद्ध लड़ा था, और कौन सा युद्ध निर्णायक माने डिसीसिव, किस युद्ध में डिसीजन हुआ? तो वो था वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध जो है वो निर्णायक साबित हुआ। वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था और ये युद्ध निर्णायक साबित हुआ। फ्रांसीसियों को हरा दिया गया, अंग्रेजों ने पूरी तरह से हरा के उनको इंडिया से भगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? किसने कहा था कि भारी उद्योग से देश का विकास होगा? भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन और स्टील का इंडस्ट्री,
जैसे टाटा टिस्को हो गया और भी ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भारी उद्योग होता है। तो ऐसा कौन कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो देश का विकास होगा, तो ऐसा नेहरू जी मानते थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस का बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जब कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कोई शासन प्रणाली है जो द्वैध है, द्वैध माने दो टाइप का, तो इसकी शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। द्वैध शासन का मतलब ये होता है ना कि जैसे पावर एक आदमी के पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के पास है, पावर किसी और के पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास है। ठीक है, तो ये आदमी तो पावर है इसके पास मगर ये कुछ करेगा नहीं, पावर पैसा सब है मगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया कोई काम करने का। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है मगर इसको पावर पैसा नहीं दिया गया, तो ये काम कैसे करेगा बिना पावर और पैसे के, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। इस तरह से इसको बोलते हैं द्वैध शासन। ये रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इस द्वैध शासन ने। बाद में वॉरेन हेस्टिंग आते हैं और ये जो द्वैध शासन प्रणाली था इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा में हरा रंग जो होता है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो हरा रंग जो है वो मिट्टी और समृद्धि का प्रतीक है। आप लोग पोएम पढ़े ही होंगे, जैसे पोएम बसता है ना कि केसरिया बल भरने वाला, केसरिया कलर वीरता का प्रतीक होता है। सादा है सच्चाई, जो सादा है वो सत्य का प्रतीक होता है। और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, मतलब वो मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था गांधी जी ने नमक सत्याग्रह? कब किया? तो पीछे देख लिए, 1930 में किया। कहाँ से किया? तो साबरमती से शुरू हुआ था। देखिए बहुत लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, दांडी मार देंगे। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यही पूछा था और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ करके दांडी मार दिए थे। तो दांडी आंसर नहीं होगा, साबरमती, क्योंकि साबरमती से शुरू होके दांडी तक यात्रा किए थे गांधी जी, पैदल यात्रा, और गांधी जी के साथ 72 आदमी और था यात्रा में। फिर दांडी जो है वो समुद्र तट है, वहाँ पहुँच करके और उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया था। तो जो आंदोलन था वो तो शुरू तो साबरमती से ही हो गया ना, इसीलिए इसका आंसर है साबरमती। नेक्स्ट है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया? जो पार्टी था आत्मीय सभा, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी बंगाल में। देखिए ब्रह्म सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, सब जानते हैं, लेकिन ये अलग सा चीज़ है आत्मीय सभा, इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था। नेक्स्ट है, मुद्रण युग के पहले से भारत में किसका प्रयोग किया जाता था? मुद्रण युग के पहले, मुद्रण माने छपाई, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग। तो पहले तो प्रिंटिंग होता नहीं था, प्रिंटर तो था नहीं, तो प्रिंटर जब आया उसके पहले भारत क्या करता था? जैसे किसी 10 आदमी को एक ही लेटर लिखना है, एक ही लेटर है, इनविटेशन कार्ड है जो 10 आदमी को भेजना है, तो अभी तो प्रिंटर से छपाई हो जाता है। उस टाइम क्या करते थे? हाथ से लिखते थे, और जब हाथ से लिखते हैं तो उसको कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, जब हाथ से लिखा जाता था तो कहते थे पांडुलिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। खेड़ा जो है वो गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे जो किसान, जो वहाँ के मज़दूर लोग थे, उन लोगों के लिए किया गया था। वहाँ के जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती टैक्स मांगा जाता था। ठीक है, वहाँ के किसान टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, वहाँ पे अकाल आया था जिसके कारण से अनाज नहीं हुआ था, फिर भी टैक्स मांगा जा रहा था। तो वहाँ पे गांधी जी गए थे और सत्याग्रह किए थे। कब किए थे? 1918 में। ठीक है, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन जो है वो कौन सा था? बताइए। चंपारण था ना पहला आंदोलन, चंपारण आंदोलन 1917 का। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917।
तो लेकिन पूछ रहा है कि किसके खिलाफ था। चंपारण आंदोलन में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन में क्या होता था कि जो किसान होते थे उनको ज़बरदस्ती खेती कराया जाता था, है ना। और क्या चीज़ का खेती? नील की खेती, ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुबंध खेती। ठीक है, अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट पे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था किसानों से कि तुम जो है अपना जो भी नील पैदा होगा वो इस ए नाम के व्यक्ति को ही बेचोगे और 50 रुपया में बेचोगे, चाहे मार्केट रेट जो 500 चले, लेकिन तुम 50 ही रुपया में इस ए नाम के अंग्रेज को जो है अपना सारा नील जो है वो बेचोगे। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, इसलिए बोलते थे इसको अनुबंध खेती। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए कि 50 ही क्वेश्चन ही है और ये 50 ही क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन है जो दोबारा आ गया है। उसी तरह से एग्ज़ाम में भी ये सब रिपीट होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आप लोग 1 से 2 बार इसको रिवाइज ज़रूर करें। न्यू कुछ भी मिला है तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।